हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एनिमल अटेंडेंट के लिए जो क्लासेस चल रही हैं। इसमें साइंस की क्लास अलग चल रही है और ये आपका जो पार्ट बी है उसकी क्लासेस भी हमने आज से स्टार्ट कर दी है। तो इसका जो चैप्टर 1 है पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, इसको कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। और आपका जो एग्ज़ाम है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अब आपके पास कितने दिन बचे हैं। तो आपका एग्ज़ाम 21 तारीख से लेकर 24 सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। 21, 22, 23, 24 मतलब 4 दिन ये पेपर होगा पशु परिचर का। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे हैं। आपको अपनी तैयारी को बहुत इतना एनहेंस कर देना चाहिए जिससे आपको लगे कि आप एग्जाम में टॉप मार रहे हैं, तो आप एग्जाम में जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करें। आज ये सिलेबस देखते हैं। देखो, जो आपका सिलेबस है भाग अ और भाग ब, दो पार्ट में बांटा गया है। भाग अ में 70% कवर करता है, जो 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 105 नंबर के ही होंगे। और भाग बी जो 30% पेपर का पार्ट है, जिसमें 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 नंबर का ही रहेगा। तो भाग ए में हम दैनिक विज्ञान वाला सेक्शन के 2 लेक्चर्स आपको अवेलेबल करा दिए गए। जिसने ये लेक्चर नहीं देखे वो देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से हो सके। और देखो, भाग ए को कितने भाग में बांटा गया है। जैसे एक भाग हो गया दैनिक विज्ञान, दूसरा हो गया गणित, तीसरा हो गया सामाजिक अध्ययन, ठीक है, चौथा भूगोल में, पांचवा इतिहास में, छठा संस्कृति, सातवां कला और यह 8वां समसामयिक विषय। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि आपका 8 पार्टों में भाग ए को बांटा गया है और 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर सेक्शन में 13 से लेके 17 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी सेक्शन में ऊपर नीचे कर सकते हैं 2-4 क्वेश्चन, तो किसी में 2-4 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो आप ही कह सकते हैं दैनिक विज्ञान में आपके 15 के आसपास ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब उसी हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए गणित में उन्होंने 10 क्वेश्चन ही पूछे या गणित में 15 पूछ लिया, परंतु यहाँ पर जो संस्कृति वाले क्वेश्चन है ये उन्होंने 7-8 ही पूछे, कला वाले 5 ही पूछे, समसामयिक में 6 ही पूछ रहा है। तो इस हिसाब से फिर बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जैसे दैनिक विज्ञान गणित इनमें भर जाएंगे, जब तक ये बाइफिकेशन पूरी तरीके से नहीं देते किस सेक्शन में कितने पूछे जाएंगे। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखो जो भाग बी है जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। ठीक है, तो आज इसी को देखेंगे और हर सेक्शन में से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाएंगे। तो इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। चैप्टर 1 यही है, पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। तो आज ये इसको बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। तो प्रमुख देसी नस्लें से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए नस्ल किसे कहा जाता है ना। ब्रीड क्या होती है। ब्रीड का सिंपल सा मतलब है जानवरों का वह समूह। कौन सा समूह, जो सामान्यतः दिखावट, लक्षण, आकार, रंग और विन्यास में क्या रखते हैं, समानता रखते हैं, इक्वलिटी रखते हैं। जो देखने में उनके, जैसे मान लीजिए अपन किसी ब्रीड को देख रहे हैं तो वो हर, जैसे गाय है तो सभी गाय एक प्रकार से उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा दिखेगा। उनके कान, उनकी जो सींग होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, उनके कलर सिमिलर से दिखाई देते हैं। तो अपन इसे बोल देते हैं कि नस्ल बोला जाता है। अब नस्लों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक देसी नस्ल, दूसरा है विदेशी नस्ल। तो आ जाइए इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो देखो, देसी नस्ल और विदेशी नस्ल में कुछ, जैसे मान लीजिए जो कुछ देसी नस्लें हैं उनकी अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ है, विदेशी नस्ल है उनकी अपनी कुछ खुद की क्वालिटीज़ होती है। तो आज ये इनका कंपैरिजन समझते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे, उद्भव के आधार पर ये नस्लें भारत में उत्पन्न होती हैं, तो हम उन्हें क्या बोल देंगे, देसी नस्लें। और जो नस्लें भारत में उत्पन्न ना होकर भारत से बाहर कहीं भी किसी भी देश में उत्पन्न होती है तो उसे क्या बोला जाता है, विदेशी नस्ल बोला जाता है। अब देखो उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता जनरली क्या है, हमारी जो देसी नस्लें इनकी अपेक्षाकृत कम होती हैं विदेशी नस्लों की तुलना में, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनकी उत्पादक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, कम पे जोर देना है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्टिविटी की बात करी जाए तो भारत में जो देसी नस्लें हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, जबकि विदेशी जो नस्लें होती हैं उनकी उत्पादक क्षमता अधिक होती है। इसीलिए जनरली बाहर की जो विदेशी गाय होती है, भेड़ होती है, ऊन, बकरियां होती हैं, ठीक है, तो ये दूध भी अच्छा देती हैं और जो भेड़ें हैं उनसे ऊन भी अच्छा निकलता है ना। दूध और ऊन दोनों ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में कौन सी, विदेशी नस्लें ज़्यादा कारगर हैं। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करी जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा किसकी होती है, देशी नस्लों की होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी ज़्यादा अधिक होगी, देशी नस्लों की ज़्यादा होगी, है ना। और जो विदेशी नस्लें हैं इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। अगर हम मैनेजमेंट
मैनेजमेंट की बात करी जाए तो इनका प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है देशी नस्लों का, परंतु जो विदेशी नस्लें हैं इनका मैनेजमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि वातावरण के प्रति अनुकूल नहीं होने के कारण, ये थोड़ा ध्यान रखना। शारीरिक अगर हम बनावट की बात करी जाए तो इनमें कुबड़ पाया जाता है। कुबड़ पट्टी क्या होती है, जनरली आपने ये देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से उभार होता है इनके पीठ के ऊपर, उसे ही कुबड़ बोला गया। इसमें कुबड़ अनुपस्थित होता है। उदाहरण अगर हम बात करें, गाय की देशी नस्ल कौन सी है, गिर, मुर्रा, भदावरी आदि, ठीक है। और गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है, जर्सी, हॉलस्टोन, फ्रीजियन, ये नाम याद रख रहे हैं, ये विदेशी नस्लों के और देशी नस्लों के। हालांकि चैप्टर में आपके देशी नस्ल है तो देशी नस्ल ही आपको करना है, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन इंपॉर्टेंट बातों को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो भारत में जानवर की नस्लों को पंजीकरण कौन करता है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, ठीक है, NBAGR द्वारा किया जाता है। अब NBAGR की फुल फॉर्म क्या है बताओ जल्दी, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, NBAGR की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, करनाल हरियाणा के अंदर है, ये याद रखना है। करनाल हरियाणा में किसका हेडक्वार्टर है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है। अब जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार पंजीकृत स्वदेशी नस्ल की संख्या कितनी है, 212 है टोटल मिला के, जिसमें सबसे ज्यादा किसकी हो गई, गोवंश की नस्लें हो गई, कितनी, 53। दूसरे नंबर पे अगर बात करी जाए तो भेड़ों की नस्लें हैं, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे कौन सी हुई, भेड़ें हो गई। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करी जाए तो बकरी हो गई। बकरी की नस्ल कितनी है, 37 है। तो 3 ये नस्लें याद रखनी है। पहले नंबर पे हो गई गोवंश की संख्या सबसे सर्वाधिक हो गई, ठीक है, जिसमें 53 है। भेड़ों की अगर हम बात करें नस्लों की संख्या कितनी है, 44 है। और बकरी की बात करें तो 37 है। ये 3 डेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऊँट की कितनी पाई जाती है, 7 है ना, ऊँटनी सॉरी घोड़े की 7 है, ऊँट की 9 है, सुअर की 13 है, गधे और कुत्तों की समान है 3-3, ठीक है, ये याद रख सकते हैं, गधे और कुत्तों की समान 3-3। याक की है 1, याक कहाँ पाया जाता है, याक ठंडे बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। बतख की है 3, गीज की है 1 तथा मुर्गी की 19 नस्लें शामिल हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये डेटा को याद करना है, इनमें से 2-3 चीज़ याद रखनी है। सबसे ज़्यादा गोवंश की नस्लें पाई जाएंगी 53, दूसरे नंबर पर भेड़ों की 44, तीसरे नंबर पर बकरी की 37 नस्लें पाई जाएंगी। ये डेटा को तो याद ही रखना है। इसके अलावा गधे कुत्तों की याद रख सकते हैं, घोड़े और ऊँट की अपने आप याद हो जाएगी, ऊँट 9 घोड़े 7, है ना, याद रखने की कोशिश करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेंगी। कैसे भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। और NBAGR की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में है। अब देखिए प्रदेश में पशुओं का प्रमुख देशी नस्ल कौन कौन सी है, आ जाइए देखते हैं। अब देखो गोवंश की प्रमुख नस्लों की बात करी जाए तो दुधारू नस्लें, भारवाहक नस्लें और डुअल पर्पस नस्लें, तो ये हमें पढ़नी है। तो इसमें देखो जो दुधारू नस्लें हैं ना, ये दुधारू जो दूध देने वाले, इसके लिए भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर अगर आप देखें तो पार्ट कितने हैं, भाग 22 है। उस भाग 22 में से जो भाग 4th है, 4th नंबर का जो 4थे नंबर का भाग है, वो बात करता है DPSP की, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहता है, इसका आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल 48 बात करता है कि भैया जो स्टेट है ये प्रोविजन करेगा जो दुधारू पशु हैं उनको स्लॉटर नहीं किया जाएगा, उनकी हत्या नहीं की जाएगी, उनको काटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो स्टेट क्या प्रोविजन करेगा, जो भी दुधारू पशु हैं उनको मारा नहीं जाएगा, उनकी हत्या नहीं की जाएगी, उनको स्लॉटर नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रोविजन कौन करेगा, स्टेट प्रोविजन करेगा। और कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है, आर्टिकल 48 DPSP का जो भाग 4 के अंदर है ये पावर देता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन कौन से हो गए दुधारू पशु, जैसे गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, राठी, सांचोरी, ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। अगर भारवाहक नस्लों की बात करी जाए तो अमृत महल, नागौरी, खिलारी, मालवी, बचूर, बेचूर, हेलीकर, केगायम, पुल्लकुन्नम, सीरी, पवार, बद्री, लखीमी, मासी लम आदि, ठीक है। तो ये सारी कौन सी हैं, भारवाहक नस्लें हैं। इसके अलावा डुअल पर्पस की अगर हम बात करें तो हरियाणा, काकरेज, मेवाती,
डांगी, डियोनी। अब देखो डियोनी नाम पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है, क्या ये इंडियन नस्ल हो गई? नहीं, इंडियन नहीं, बाहर की जो विदेशी नस्ल है उसके मिश्रण से बनाई गई। डियोनी, नीमारी, अंगोला, अंगोला देश है उसकी नस्ल है ये, ठीक है। नारी, कथानी, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। आ जाओ यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख गोवंश। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गिर, तो हमें इनकी इस क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए। जैसे गिर, आपके नाम आ गया, गिर क्या है ना? तो गिर एक गोवंश है, ये सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। इसके अलावा ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी? गिर मतलब गिर गुजरात का जंगल है गिर, है ना? तो वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसका उपनाम कहाँ से पड़ा हुआ है? गिर जंगल है जो गुजरात का, वहीं से पड़ा है ना उपनाम। कठियावाड़ी, रेंडा इसका उपनाम है और गिर जंगल से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान में यह नस्ल अजमेर, कोटा, बूंदी, पाली वो गुजरात से सटे जिलों में पाई जाती है। तो देखो अजमेर कहाँ पर है? अजमेर यहाँ सेंटर में मिलेगा आपको, पाली इधर मिलेगा। अगर हम बात करें कोटा की, बूंदी की, तो यहाँ मिलेंगे। राजस्थान का पहले ही मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा गुजरात के पास वाला ये जो इलाका है, यहाँ पर आपको गुजरात से एडजॉइनिंग इलाके में भी आपको ये गिर जो गोवंश की नस्ल है ये मिलेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो आपको गिर नस्ल दिखाते हैं, आ जाओ यहाँ पर। देखो यहाँ पे गिर लिखते हैं, ये तो क्या है, एक सेकंड रुको, मैं इसको छोटा करता हूँ बोला, जिससे आप ये देख सके। देखो जब हम इमेज देख लेते हैं ना तो वो लंबे समय तक याद रहती है, इसलिए मैं ये आपके लिए इमेज लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। अब ये देखो, ये क्या है? गिर गाय की नस्ल है। तो इसको देखो, इसके आपने क्या देखे, इसके कान देखो। सबसे पहले तो कान किस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। कानों की बात करी जाए तो नीचे की तरफ बैंडेड है, ठीक है। अगर हम इसके सींग की बात करें तो अर्धचंद्राकार आकार के ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? ये कुबड़ पट्टी कहलाती है। कुबड़ कहते हैं इसको, कुबड़ पट्टी नहीं, कुबड़ कहा जाएगा। कुबड़ पट्टी तो राजस्थान में एक जगह है जहाँ, बताओ चलो कुबड़ पट्टी की विशेषता बताओ। वहाँ पर क्या है, आपको खारा पानी मिलता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, बैंड हो जाती हैं हड्डियाँ, लोग झुके झुके से दिखाई देते हैं। तो वो कुबड़ पट्टी का वो तो अलग है, फ्लोरोसिस के कारण होता है, वो आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो कुबड़ है, तो ये इसको कुबड़ बोला जाता है। और ये कान और ये अर्धचंद्राकार है और इसका आकार आप ये देख सकते हैं। तो गिर का कलर कैसा हो गया? थोड़ा सा रेडिश कलर की ये आपको दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसकी उत्पत्ति हो गई राजस्थान। दिखने में मध्य आकार की, गठीले व अनुपातिक शरीर वाली है, वह शांत स्वभाव की नस्ल है। इसका सिर बड़ा, भारी, संकरा तथा ललाट उभरा हुआ होता है। कान लंबे, ठीक है, लटके हुए नीचे की तरफ। हमने देखा देखिए कान कैसे हैं, लटके हुए हैं, पेंडुलस आकार, मुड़े हुए हैं ना, और मुड़ी हुई पत्ती के समान होते हैं। सींग कैसे हैं? अर्धचंद्राकार आकार के हैं। तो ये जो फीचर्स है ना, आपको ये फीचर्स देकर नस्ल पूछी जा सकती है, तो ये फीचर अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने वो आपको फिगर दिखाया था, ठीक है। तो देशी गायों में सर्वाधिक लंबा दूध काल होता है, 325 दिन होता है इसका, है ना। तो ये सब ये थोड़ा ध्यान रखना कि देशी गायों में सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल, मतलब दूध देने का जो पीरियड है इसका 325 दिन का होता है। और सॉरी, औसत शारीरिक भार वयस्क मादा का 380 किलो तथा वयस्क नर का 550 किलो तक होता है। एवं औसत दूध उत्पादन इसका कितना होता है? 1500 से लेकर 2000 लीटर दूध काल होता है ना। जो 325 दिन में कितना, 1500 से लेकर 2000 लीटर तक ये दूध देती है। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा आ जाइए साहीवाल। साहीवाल हो गया, ये भी दुधारू वो है, दूध देने वाली गोवंश है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इसका जो उपनाम है लोला, मुल्तानी, मोंटगोमेरी, ठीक है। ये थोड़ा नाम याद रखना, मोंटगोमेरी, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। लंबी बार, ये उपनामों पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उपनाम याद कर लेना आप, है ना। लोला, मुल्तानी, मोंटगोमेरी का देसी नाम क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये साहीवाल नाम याद रखना है। उत्पत्ति मोंटगोमेरी पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा में हुआ था। राजस्थान में ये नस्ल गंगानगर, अनूपगढ़ आदि जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। अब देखिए राजस्थान में गंगानगर, अनूपगढ़ किधर है? इधर, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आपको कौन सी मिल रही है? साहीवाल नस्ल मिल रही है गायों की। अब देखो साहीवाल की भी आपको फोटो दिखाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साहीवाल, कि देख लेंगे तो आपको याद रहेगी, अच्छे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब देखो साहीवाल को आप देखो किस प्रकार की ये दिख रही है, थोड़ी
ठीक है। तो साहिवाल नस्ल कुछ इस प्रकार की दिखती है काऊ गाय की ब्रीड। थोड़ी 2-3 फोटो और दिखा देता हूँ आपको, ये थोड़ा सा देख सकते हैं थोड़ा, है ना। तो ये इसको देखो थोड़ा सा, इसके कान देखो किस तरीके से हैं, और ये देखो ये नीचे इसके जो ये मतलब ये तो बैल है, गाय तो है नहीं है ना। गाय ये हो गई साहिवाल गाय। तो यहाँ से आप ये थोड़ा सा इनको ध्यान रख सकते हैं। हालांकि सभी एक जैसी से लगती है, पर थोड़ा सा फीचर्स में घुसेंगे तो आपको पता चल जाएगा साहिवाल कहाँ मिलती है, ठीक है। तो इसकी जो त्वचा होती है वो कैसी ढीली होती है, तभी तो वो नीचे आपने देखा ना काफ़ी ज़्यादा लटक रही थी त्वचा, ठीक है। त्वचा होने के कारण लोला कहा जाता है। इसका शरीर भारी व सम्मित होता है, जिसमें चौड़ा ललाट बड़ा व लटका हुआ होता है। इसके सींग छोटे व पार्श्व से निकलते हैं। नर पशुओं में कुबड़ अधिक निकला हुआ होता है। इसका रंग लाल भूरा एवं भिन्न रंगों का मिलाप होता है। औसत शरीर भार वयस्क मादा 340 किलो, वयस्क नर का 522 किलो। अब ये इतना भार में तो आप नॉर्मली देख सकते हैं, मादाओं का नर वो जो भार होगा जनरली 350 किलो के आसपास होगा, और जो नर हैं उनका 500 के ऊपर ही होगा, 520-22 इस तरीके से। आप एक बार फिगर याद रखें तो याद रख सकते हैं। इसका दूध उत्पादन पीरियड कितना होता है, 2000 से 2500 लीटर होता है, और इसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ डेयरी गाय माना जाता है। सर्वाधिक दूध उत्पादन देने वाली कौन सी नस्ल हो गई, साहिवाल हो गई। अब आ जाइए थार पारकर यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रही है। तो ये कहाँ पर, मालानी, सफ़ेद सिंधी, थारी, उत्पत्ति थार पारकर पाकिस्तान, मालानी बाड़मेर, ठीक है। तो इसकी थार पारकर की उत्पत्ति कहाँ है, थार पारकर पड़ेगा आपको पाकिस्तान में, और मालानी बाड़मेर में ये नस्ल पाई जाती है। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला मालानी बाड़मेर वाला रीजन, यहाँ मिलेगी थार पारकर, ऐसे याद करें, ठीक है। तो थार पारकर राजस्थान में ये नस्ल मुख्यतः बाड़मेर, बालोतरा तथा जोधपुर एवं जैसलमेर जिले में पाई जाती है। इसका रंग सफ़ेद भूरा होता है। पीठ पर हल्के भूरे रंग की धारियां होती हैं। इसका शरीर मध्य आकार का, लाल चौड़ा व हल्का सा आंखों पर आच्छादित रहता है। यह सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली नस्ल है। तो इस पॉइंट को याद रखना है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली नस्ल कौन सी है, तो थार पारकर हो गई, ठीक है। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलती है ये नस्ल, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर वाले रीजन में मिलती है। जनरली तो ये बाड़मेर में मिलेगी, ठीक है। यह नस्ल शरीर का रंग बदलने की क्षमता रखती है। औसत शरीर का वयस्क मादा का 320 केजी के आसपास और वयस्क नर का 500 किलो होता है, और औसत दूध उत्पादन 1700 से 2000 लीटर दूध काल होता है। राजस्थान की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। अब देखो सब जगह आप क्या पढ़ेंगे, सर्वश्रेष्ठ डेयरी, सर्वाधिक दूध उत्पादन, राजस्थान की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल, तो सभी में ही जनरली दूध देने वाली नस्ल लिख देते हैं, ठीक है। मतलब इक्वल से ही देती हैं सारी जो है, ऐसा ये भी ना माने कि कुछ कम देती हैं तो उनका अलग से आ जाएगा, ये ज़्यादा दूध नहीं देती हैं, ठीक है। वरना जनरली सभी में ये लिखा हुआ है दूध देने वाली नस्लें हैं। और ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा कि सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, ठीक है, ये नहीं देता है। उत्पत्ति बीकानेर, अलवर, राजस्थान। ये नस्ल साहिवाल, रेड सिंधी, थार पारकर 3 नस्लों का मिश्रण है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो राठी है, राठी में कौन कौन सी नस्ल है, साहिवाल, रेड सिंधी और थार पारकर, ठीक है। तो इन 3 नस्लों के मिश्रण से कौन सी बन रही है, राठी बन रही है। तो राठी क्या है, अपनी खुद की कोई ओरिजिनल ब्रीड नहीं है, ये 3 ब्रीडों को मिलकर बनाई गई है ब्रीड, ठीक है। ऐसे थोड़ा याद रखें। बीकानेर, अलवर वाले क्षेत्र में आपको मिलेगी। बीकानेर इस साइड में हो गया, जैसे राजस्थान का मैप बनाएंगे अपन, तो बीकानेर तो यहाँ हो गया, ठीक है, और अलवर यहाँ हो गया। तो यहाँ इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, राठी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखा है। तो राठी होगी। इसके लक्षण इन तीनों नस्लों से मिलते जुलते हैं। इसका शरीर मध्य आकार का, सिर छोटा चौड़ा व पीठ सीधी होती है। इसका रंग लाल भूरा होता है एवं शरीर पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं। इस नस्ल में बैल अच्छा भारवाहक होता है। अब देखो राठी नस्ल आपको दिखाऊं, राठी भी देख लो। देखो ये राठी काऊ, देखो ये थोड़ी किस तरीके की दिख रही है, ये थोड़ा सा इस तरीके की आपको ये दिखाई देगी राठी काऊ, ठीक है। तो वैसे आप देखेंगे तो आपको जनरली सिमिलरिटी सी ही मिलेगी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, है ना। तो ये है प्रॉपर राठी की फ़ोटो, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर।
अब आ जाओ नागौरी। नागौरी उत्पन्न नागौर राजस्थान में, सब राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है, बेस्ट, तो वो राठी नागौरी हो गई, है ना। अब नागौर क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, देखो नागौर क्षेत्र राजस्थान में यहाँ सेंटर में पड़ता है। अगर हम बात करें ये वाला एरिया है, इसको बोलेंगे नागौर वाला रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन को कौन सी मिल रही है, नागौरी मिल रही है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल हो गई बेस्ट। इसका रंग सफ़ेद है। दूसरा हो गया इसका शरीर लंबा मजबूत तथा सिर छोटा, ठीक है। चेहरा कॉफिन की तरह संकरा तथा ललाट चपाट होता है। इस नस्ल के बैल अपनी तेज गति वाले परिवहन के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर आ जाइए छठी, मालवी में उत्पत्ति मालवा प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान की यह नस्ल मुख्यतः मध्य प्रदेश से सटे जिले कोटा, झालावाड़ आदि में मिलता है, ठीक है। तो मालवी कहाँ मिल रही है, मालवा रीजन में मिल रही है। मालवा रीजन कौन सा होता है, जनरली मालवा के पास वाला। तो ये वाला जो रीजन है इधर वाला, ये मालवा रीजन की कैटेगरी में आता है, इधर वाला, है ना। ये मालवा के एडजॉइनिंग में कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला जो रीजन है ये मालवा क्षेत्र में आता है और वहीं से इसका नाम मालवी पड़ा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान में ये नस्ल मुख्यतः मध्य प्रदेश से सटे जिले कोटा, झालावाड़ आदि में मिलते हैं। इसका रंग सफ़ेद होता है। इसका शरीर मजबूत तथा गठीला होता है एवं सिर छोटा एवं ललाट तस्तरी के आकार का होता है। इस नस्ल के बैल अच्छे बाहर वाहक होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए यहाँ पर कांकरेज क्या है, कच्छ का रन गुजरात, ठीक है। तो कच्छ कांकरेज किधर की है, कच्छ के रन गुजरात से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान में यह नस्ल मुख्यतः बाड़मेर, जालोर, जो भी गुजरात के एडजॉइनिंग वाले जिले होंगे वहीं मिलेगा। तो बाड़मेर, जालोर है, ठीक है। और कच्छ का रन आपको पता ही है, नहीं पता है तो देखो वापस से बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आए यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है गुजरात का, इसको रन ऑफ कच्छ बोला जाता है। ये गुजरात के अंदर पड़ेगा और इसके एडजॉइनिंग में ये बाड़मेर, ये जालोर वाला रीजन हो गया। तो यहीं पर इसकी उत्पत्ति मिलेगी, ये थोड़ा ध्यान रखें। राजस्थान में ये नस्ल कहाँ मिल रही है, बाड़मेर व जालोर में मिलती है। आपको इनके एरियाज याद रखने हैं, राजस्थान में किस डायरेक्शन में ये मिलती हैं, ठीक है। तो लोकेशन याद रखनी है अच्छे से। ये भारत की सर्वाधिक भारी हेवीएस्ट नस्ल है। इसका रंग सिल्वर भूरा होता है, ठीक है। देखो ये भी आपको दिखाते हैं पहले एक बार। देखो कांकरेज का भी देख लो इमेजेस। कांकरेज नहीं, इसका नाम है कांकरेज काऊ। ये कांकरेज यार ऐसी दिखाई दे रही है। तो वो तो बता रहा है बहुत भारी होती है, यहाँ तो भारी है नहीं, ठीक है। मतलब वैसे हैवी होती है, बड़ी होती है। यहाँ पे फोटो में नहीं दिख रही है आपको कि ये कांकरेज हो गई, आप इसको देख सकते हैं। इसके सींग देखो सबसे पहले, तो सींग कितने बड़े आकार के होते हैं और ये काफ़ी भारी हैवी होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी वही फोटो लगाई गई है। तो देखो ये भारत की सर्वाधिक भारी हैवीएस्ट नस्ल है। इसका रंग सिल्वर भूरा होता है। इसकी चाल इसका प्रमुख गुण है जिसे सवाई चाल कहा जाता है। इसका शरीर मजबूत, बड़ा तथा सींग बड़े, मोटे, मुड़े हुए एवं नुकीले शीर्ष वाले होते हैं। वापस से देखो कांकरेज को एक बार। हालांकि देखो ये दिख रही है, छोटी लग रही है पर छोटी नहीं है, काफ़ी हैवी और बड़ी है साइज़ की है, ठीक है। अब देखिए मेवात वाले रीजन में मिलेगी। मेवात रीजन कौन सा, अलवर भरतपुर वाले रीजन को मेवात रीजन कहा जाता है। ये मेवाती उत्पत्ति मेवात, अलवर, भरतपुर, उपनाम कोसी के नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसका रंग सफ़ेद होता है। इसमें सिर, गर्दन तथा कंधों का रंग गहरा होता है। इसका सिर लंबा लेकिन संकरा एवं उभरा हुआ लाट होता है। इस नस्ल के गुणों में गिर, हरियाणा तथा नागौरी नस्ल के मिश्रण पाए जाते हैं। तो हमें मेवाती में कौन कौन से मिल रहे हैं, मेवात वाला रीजन है तो हरियाणा के एडजॉइनिंग वाले गुण मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा गुजरात, तो गुजरात के थोड़ी मिलेंगे, जो जिस रीजन के होते हैं उसके आसपास के उसमें फीचर्स मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद हरियाणवी इसकी उत्पत्ति रोहतक हरियाणा से हुई है। आप ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसको देखो एक बार, है ना, यहाँ पे दिखाई दे रही है, नहीं तो वहाँ दिखा दूंगा। ये भारत की सर्वश्रेष्ठ दोहरे उपयोग वाली नस्ल है, बेस्ट डुअल पर्पज यूज। तो इसको क्या है, दूध उत्पादन के लिए भी और बोझा ढोने के लिए, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी का, हरियाणा,
ठीक है। राजस्थान में यह नस्ल मुख्यतः जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, अलवर, सीकर आदि जिलों में पाई जाती है। इसका रंग सफेद होता है, हल्का मटमेला होता है, शरीर मध्य आकार व गठीला और सिर हल्का व ऊंचा उठा हुआ होता है, जिससे यह आकर्षक दिखती है। इसके पोल के मध्य क्षेत्र में एक उभार होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आदर्श सांचौरी, उत्पत्ति सांचौर राजस्थान में हुई है इसकी उत्पत्ति। इसका रंग सफेद तथा शरीर मध्य आकार का होता है ना। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक रिसोर्स द्वारा पंजीकृत सर्वाधिक नवीन नस्ल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। अभी पीछे पढ़कर आए थे अपन, ठीक है। करनाल हरियाणा में क्या है, क्या वही है या नहीं है, ये बताओ जरा, ठीक है। ये एक दुधारू नस्ल की गाय है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। सांचौरी, ठीक है। सांचौर कहाँ पर पड़ेगा, सांचौर रीजन, जालोर के पास, सांचौर जालोर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भैंसों की प्रमुख नस्लें। अब देखो भैंसों की प्रमुख नस्लें जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा भैंसों की 20 देसी नस्लों को पंजीकृत किया गया है। अब ये जो 20 देसी नस्लें, इसमें जो राजस्थान की प्रमुख नस्लें जैसे मुर्रा, सूरती, भदावरी, महसाना, तो इनको क्या है पंजीकृत नहीं किया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो 20 देसी नस्लों में राजस्थान की कोई भी भैंस की नस्ल पंजीकृत नहीं करी गई है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। अब देखो यहाँ पर जो 20 देशी नस्लें पंजीकृत की हैं वो इस प्रकार से है। मुर्रा समूह, मुर्रा समूह में आपको मुर्रा, नीली रावी और गोजरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश समूह में हमें भदावरी मिलेगी। गुजरात समूह की बात करें, जिधर गुजरात पड़ता है, जैसे मान लीजिए हम इंडिया का मैप बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंडिया का मैप मैं रफ बना रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी जल्दी से बनाऊंगा, बाकी आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब ये देखो, ये जो गुजरात है, ये गुजरात समूह वाली मिलेंगी, ये वाला है ना। गुजरात में सूरती, महसाना, जफराबादी, बन्नी, ठीक है। तो ये गुजरात में मिलेंगी। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो ये साउथ इंडिया में हमें टोड़ा, बरगूर और धारवाड़ी मिलेगी। अगर हम मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत में ये वाला एरिया आएगा पूरा, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, ये वाला है ना। तो नागपुरी, पंढारपुरी, मराठावाड़ी, पूर्णाथड़ी, कालाहांडी, चिल्का, मांडा, छत्तीसगढ़ी आदि, छत्तीसगढ़ वाला रीजन इधर हो गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में मिलेगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखो राजस्थान में भैंसों की प्रमुख देशी नस्लें, वर्तमान में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज द्वारा भारत भैंसों की 20 देशी नस्लें पंजीकृत है, परंतु ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, राजस्थान की कोई भी देशी नस्ल नेटिव ब्रीड नहीं है, इसमें लिस्टेड नहीं है, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज ने राजस्थान की किसी भी नेटिव ब्रीड को पंजीकृत नहीं किया गया, ये थोड़ा ध्यान रखना। और राजस्थान की कौन कौन सी हो गई, मुर्रा हो गई, सूरती हो गई, भदावरी हो गई, महसाना नस्ल हो गई, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम यही नस्ल देखेंगे क्योंकि राजस्थान वाले एग्जाम में आपकी यह पूछा जा सकता है। अब देखो जो मुर्रा है, मुर्रा का जो उपनाम है वो दिल्ली बफेलो के नाम या खुड्डी या कुन्नी नाम से आप इसको जान सकते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिनेशन पंजाब और दिल्ली में इसका ओरिजिनेशन हुआ है मुर्रा भैंस का, ठीक है। भैंसे हैं ये अब, ठीक है। भैंस की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है। इसके सींग मुड़े कर्ल होते हैं, मतलब अंदर की तरफ ऐसे गोल घुमे हुए होंगे, तो जलेबी नुमा आकार के आपको इसके सींग देखने को मिलेंगे। इसका शरीर थोड़ा वेल्ड शेप होता है, आकार में सकरा तथा पीछे से चौड़ा है ना, आगे से सकरा होकर पीछे से चौड़ा हो जाएगा। आपको एक बार ये मुर्रा की फोटो भी दिखाते हैं। देखो मुर्रा देखो आप एक बार, अगर ये मुर्रा आप आगे से देख रहे हैं तो आगे से क्या है सकरी, पीछे से चौड़ी आपको ये थोड़ी सी मिलेंगी, ये है ना। ये आप यहाँ देख सकते हैं, मुर्रा को आगे से देख लो, सींग देख लो, ठीक है। थोड़ा सा इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करो तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखिए, आगे से कम चौड़ी है, पीछे से ज़्यादा थोड़ी चौड़ी देखने को मिलती है, सर्वाधिक मिलती है भारत में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ देखो ये वाली जो फिगर है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर आप इसके शेप एंड साइज का एनालिसिस कर सकते हैं। आ जाइए यहाँ पर, आप देखो ये मुर्रा हो गई, इसके सींग मुड़े मतलब कर्ल होते हैं तथा शरीर कैसा होता है, वेट शेप का होता है ना। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंसों की नस्ल है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भैंसों की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लों में से एक नस्ल है। अब देखो सूरती नस्ल, सूरती कहाँ पर है, सूरत में मिलेगी, उत्पत्ति कहाँ है, गुजरात। राजस्थान की यह नस्ल मुख्यतः दक्षिण राजस्थान जैसे उदयपुर के आसपास वाले जिले में पाई जाती है। इसके सींग हसिया नुमा शिकल्ड शेप होते हैं
तथा शरीर का रंग कैसा होता है, काला व भूरा होता है। गर्दन के नीचे 2 सफेद बैंड पाए जाते हैं। आज ये सूरती भैंस भी आप देखते हैं, सूरती भैंस। अब देखो ये सूरती भैंस, देखो यहाँ पर आप, ये आपके सामने देखो सूरती भैंस हो गई। इसको देख लो, इसकी सूरत देख लो सूरती भैंस की। यहाँ पे गर्दन के आसपास में 2 सफ़ेद चटके मिलेंगे, इसके पैरों में भी मिल रहे हैं और चेहरे पे भी मिल रहे हैं अपन को, तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं दिख रही है, कमज़ोर सी दिख रही है, देखो पीछे से हड्डियाँ दिखाई दे रही है। सूरती बफेलो, सूरती भैंस है ना। ये थोड़ा सा कोई खिला पिला के मोटी भी कर दे रहा है, कोई ऐसी रह रही है। आप सींग देख सकते हैं, हंसिया नुमा सींग है। सींग कैसे हैं आप ये देखो, इसके सींग अगर आप देखोगे कुछ के बैंड भी मिलते हैं, कुछ एक आध के ही मिलते हैं, पर सबके नहीं मिलते हैं। और जो वो सींग वैसे थे ना, ये वाली नहीं है सूरती, वो तो कुछ भी चिपका दे रहा है। ये वाली सूरती है, जिसके सींग थोड़े हंसिया नुमा टाइप के मिलेंगे ना, वो सूरती भैंस होगी। ये तो नहीं है भैंस, पता नहीं कौन सी भैंस आ गई है ना। आ जाओ यहाँ पर। अब देखो उत्पत्ति गुजरात राजस्थान में यह नस्ल मुख्यतः दक्षिण राजस्थान जैसे उदयपुर में मिलती है। तो ये आप सदर्न राजस्थान, सूरत, गुजरात के आसपास वाले रीजन में ये भैंस आपको देखने को मिलेगी। अब देखो भदावरी। भदावरी इसकी उत्पत्ति कहाँ पर है, आगरा उत्तर प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश और इटावा यूपी में आपको इनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। सॉरी, राजस्थान में यह नस्ल मध्य प्रदेश व उदयपुर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे धौलपुर, भरतपुर आदि में पाई जाएगी। जो भी एमपी और यूपी के एडजॉइनिंग वाला रीजन होगा, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगी भदावरी, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें, नाम और लोकेशन। इसके शरीर का रंग तांबे जैसा होता है। इस नस्ल की भैंस में तांबा, मतलब तांबा कैसा दिखता है, कॉपर देखा है आपने, कॉपर के कलर की दिखती है। नस्ल मतलब थोड़ा सा आपको, आप ऐसे बोल सकते हैं केसरिया टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हल्का, मतलब हल्का केसरिया, ऐसा नहीं पूरी केसरिया जैसी दिखाई दे रही है, भगवा कलर की थोड़ी दिखाई दे देगी पूरी, ठीक है। इस नस्ल की भैंसों में के दूध में वसा प्रतिशत सर्वाधिक है, 14% है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। अगर वसा के लिए, फैट के लिए कौन सी भैंस सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अपन बोलेंगे भदावरी भैंस, ठीक है। 14% वसा मिलता है, फैट मिलता है इनके दूध में, ठीक है। गर्दन के नीचे हिस्से में 2 सफ़ेद लाइन होती हैं जिन्हें कांठी, ठीक है, चेवरोन कहते हैं। कांठी चेवरोन मतलब 2 लाइनें मिलेंगी। आ जाओ इसको भी देख लेते हैं, भदावरी। अब ये देखो भदावरी बफेलो, ये देख सकते हैं आप ये, हालांकि सब एक जैसी सी दिख रही हैं यार अब तो, है ना। ये लग रही है भदावरी, भूरी बफेलो, ये तो भूरी है कोई। ये है भदावरी बफेलो, ये देख सकते हैं। देखो 2 लाइनें दिख रही हैं, ये वाली एक और ये 2 सफ़ेद गर्दन के नीचे सफ़ेद। तो ये वाली जो है सॉरी, ये वाली भदावरी बफेलो हो गई, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो गर्दन के नीचे 2 सफ़ेद लाइनें दिखाई देती हैं। इस फोटो में देखो इतना ज़्यादा ढंग से नहीं दिख रही, पर इनको याद रखने की कोशिश करेंगे कि हाँ, गर्दन के नीचे अगर 2 सफ़ेद लाइनों वाली भैंस कौन सी है, तो भदावरी है, ठीक है। ये याद रख लेना। सॉरी, आ जाओ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर महसाना। महसाना इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, महसाना गुजरात में हुई है। राजस्थान में यह नस्ल गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। यह नस्ल मुर्रा तथा सूरती नस्लों का संकरण का परिणाम है ना। मतलब यानी 2 नस्लों के जीन्स मिला के ये नई नस्ल बनाई गई है। अतः ये उन नस्लों जैसे गुण प्रदर्शित करती है। भैंसों की नस्लों में सर्वाधिक लंबा दूध काल होता है, लगभग 360 दिन का। और 360 दिन मतलब 1 साल का ही हो गया। इस नस्ल में पशुओं की पूंछ की स्विच काले रंग की होती है, ठीक है। जो पूंछ की स्विच होगी वो काले रंग की होती है। आ जाओ इसको भी देख लेते हैं, महसाना को। अब देखो महसाना बफेलो, देखो आप एक बार, ये महसाना बफेलो तो है, पर दिखा नहीं रहा। इसकी पूंछ की काली रंग की स्विच होती है। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डार्क होती है, ब्लैक।
महसाना बफेलो, महसाना बफेलो। चलो आप थोड़ा सा आप भी गूगल कर लेना महसानों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने काऊ एंड बफेलो तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे भेड़ों की प्रमुख देशी नस्लें, भेड़ बकरी ये देखेंगे और इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, 2 भाग में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स अगर देखो आपको ये समझ में आया, लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, जिससे मुझे भी आइडिया हो कि हाँ हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो आपको कितनी ज़्यादा सही लग रही है, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8118811611 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे मैं आपको मतलब टेस्ट से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इससे हमने कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, और जिसने भी साइंस के लेक्चर नहीं देखा वो साइंस भी देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो ठीक है स्टूडेंट, फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।